नमस्कार बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी मुझसे जुड़ चुके हो। आज मैं सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ स्पेसिफिक चार्ज। उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन को मैं आपसे डिस्कस करूँगा और फिर आगे जो भी होगा आगे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपसे बनवाऊंगा। ताकि बच्चों सबसे पहले हम सभी यह देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये होता क्या है। मैं यही शुरुआत करता हूँ स्पेसिफिक चार्ज। बच्चों ऐसा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वह उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड और उसके मास का रेशियो होता है। यानी किसी भी पार्टिकल के चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके मास का जो रेशियो होता है वह स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। तो बच्चों स्पेसिफिक चार्ज को आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे रहा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज को मैंने मॉडुलस के अंदर डाला और ये रहा मास m से डिवाइड कर दिए, ये हो जाता है स्पेसिफिक चार्ज। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसकी आप यूनिट, SI यूनिट को आप देखोगे तो बहुत आसान है। चार्ज के लिए कूलम और ये मास है तो इसके लिए किलोग्राम, तो कूलम पर किलोग्राम इसकी SI यूनिट होता है। बच्चों अब हम सभी यहाँ देखें कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है जो कि क्वांटम ऑफ चार्ज कहलाता है। मैंने लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है उसे स्मॉल a से दिखाते हैं, इसे क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं और मास m हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 10⁻⁻19 कूलम, चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लगाना, और इसकी मास 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। अगर इसे सॉल्व कर लिया जाए तो ये 1.78 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम आपको मिलता है। और फिर यदि इसे राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स में लिखा जाए, यहाँ पर 3 डिजिट्स का प्रयोग किया गया बच्चों, अगर इसे 2 डिजिट्स में लिखा जाएगा तो यह आपको आ जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है यह लगभग 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम के बराबर होता है। बच्चों अब आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जानकारी आप ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो यह कि ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है, इसकी जो मेजरमेंट है सबसे पहले जे टॉमसन साहब ने किया था और इसी के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वह जे टॉमसन साहब को ही जाता है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का श्रेय जे टॉमसन साहब को जाता है। क्यों? तो उन्होंने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज को मेजर किया था एक्सपेरिमेंटली और फिर इलेक्ट्रॉन के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनका उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। इसलिए इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट जे टॉमसन साहब को जाता है। अब यदि आप प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज निकालना चाहते हैं आप उसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल लीजिए। अगर प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो आप, मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये देखिए अगर आप प्रोटॉन की चार्ज स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्रोटॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो यही होता है जिसको क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मास जो आप ले रहे हैं प्रोटॉन का ले रहे हैं। अगर इसे आप सॉल्व करोगे ये देखिए आप 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और यदि इसकी मास को देखें आप, प्रोटॉन की मास है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम।
तो बच्चों ये रहा प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सभी की स्पेसिफिक चार्ज होता है और चार्ज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और यदि प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज देखें तो प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है बच्चों, यह इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से लगभग 1837 या 1840 बोलने की सुविधा भी कर सकते हैं, तो लगभग 1840 गुना कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो ज्यादा होता है। इसीलिए क्योंकि चार्ज तो दोनों का बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना या सुविधा के लिए 1840 गुना बड़ा होता है। इसलिए प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से 1840 गुना लगभग छोटा होता है, यानी कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होता है। तो ये बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखोगे कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वह ग्रेटर होता है प्रोटॉन से। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रेटर होता है किससे? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों ये तो रहा जानकारी स्पेसिफिक चार्ज का, और अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है, इसे सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्पष्ट किया था। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि चार्ज की कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आया था। अब आइए कंजर्वेशन को आप समझिए कि ये कंजर्वेशन क्या है। तो बच्चों एनर्जी की कंजर्वेशन आप ये पढ़ते हो कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बिल्कुल यहां भी बिल्कुल वही चीज है बच्चों कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम neither can be created nor be destroyed. That means total charge of an isolated system is always constant. This principle is known as principle of conservation of charge. अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना रहता है। और दूसरी बात आपको जो याद रखना वो ये in an isolated system charge neither can be created nor be destroyed. तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही चार्ज का डिस्ट्रॉय होता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, यहाँ देखिए आप, जैसे इन केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन में आप देखो, केमिकल रिएक्शन में अगर आप इसे देखना चाहते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो ये देखिए बच्चों, ये जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, अगर ये क्लोरीन निगेटिव आयन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो आप सभी जानते हो कि ये NaCl की मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है, NaCl मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है। अब यदि आप इसके इनिशियल चार्ज को और फाइनल चार्ज को अगर आप देखना चाहते हैं, यानी जो कॉन्स्टेंट्स है
उसकी टोटल चार्ज और जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल चार्ज को अगर आप देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सोडियम है इस पर जो चार्ज है ये है +1 यूनिट और क्लोरीन पर जो चार्ज है वो -1 यूनिट, तो ये हो गया 0। तो इनिशियली 0 और ये जो NaCl है बच्चों ये मोलिक्यूल है और किसी भी मोलिक्यूल का चार्ज तो 0 ही होता है, तो इसका नेट चार्ज 0। तो इनिशियल चार्ज 0 है और फाइनल चार्ज भी 0 है। और आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के द्वारा ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आप देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन में चार्ज जो है वह कंजर्व बना हुआ है, ये कांस्टेंट बना हुआ है। अगला आप देख लें, तो ये तो रहा केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया। अगला अगर आप दूसरी एग्जाम्पल आप ये देखिए, अगर आप रेडियो एक्टिविटी में देखना चाहिए, इन रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में जैसे कि मान लें कि यूरेनियम 92 238 है बच्चों, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में। अब आप यहाँ भी चेक कीजिए बच्चों, ये जो इनिशियल चार्ज होगा यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो है 92। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो है 92 क्वांटम ऑफ चार्ज के बराबर है इनिशियल चार्ज। और अब आप फाइनल देखें बच्चों, यहाँ पर जो ये 90 क्वांटम यानी 90 यूनिट चार्ज है इसे, और प्लस यहाँ अगर आप देखें तो प्लस यहाँ पर आपको 2 यूनिट चार्ज आ रहा है, तो फाइनली ये भी आपको 92 यूनिट्स ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज ही है। यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन में भी जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो बच्चों आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल लोगे, प्रत्येक एग्जाम्पल में चार्ज आप देखोगे आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। मैं इसे और भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं, आइए। और भी एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन में अगर आप देखना चाहते हो, इन न्यूक्लियर फिजन मैं यहां पे दिखाता हूं। अगर आप न्यूक्लियर फिजन में देखें बच्चों, जैसे कि ये यूरेनियम 92 235 है, इस पर अगर आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से अटैक कराते हो तो फिर ये बेरिलियम 56 141 प्लस क्रिप्टन और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी आपको ये देता है, प्लस एनर्जी तो आपको मिलता ही। अब इस रिएक्शन को देखिए, न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन बच्चों, यहाँ भी आप देखेंगे तो जो चार्ज है, टोटल चार्ज है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का, वो बिल्कुल बराबर बना हुआ। आप देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स की जो टोटल चार्ज आप देखिए, तो यहाँ पर हो गया 92 यूनिट ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज, प्लस ये देखिए यहाँ पर 0 है तो ये आपका हो गया 92। और फिर इस दूसरे में प्रोडक्ट साइड में आप आइए तो ये था 56 ई प्लस ये था 36, और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये भी आपको 92 क्वांटम ऑफ चार्ज ही आता है, यानी 92 यूनिट से ये मिलता है। तो यदि रिएक्टेंट्स का 92 यूनिट है तो प्रोडक्ट का भी 92 यूनिट ही है चार्ज में। आप देख सकते हो यहाँ भी चार्ज बिल्कुल कंजर्व रहता है, यहाँ भी चार्ज कंजर्व है। अब अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये एक फिनोमेनन है एनिलेशन। बच्चों ऐसा है कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वहां से 2 गामा फोटॉन्स रेडिएट होता है, 2 गामा फोटॉन्स का इमिशन होता है। और इस फिनोमेनन को ही
एनिलेशन कहते हैं। और इसमें जो 2 गामा फोटॉन्स आते हैं उसका जो एनर्जी होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए इसे आप डायग्राम के संबंध द्वारा भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन -1 यूनिट चार्ज, और एक पॉजिट्रॉन है बच्चों, एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो जाहिर है कि ये E+। अगर ये दोनों बिल्कुल क्लोज आ जाए, ये दोनों बिल्कुल क्लोज आता है, काफी जब ये क्लोज आता है बच्चों तो फिर यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक दूसरे को नष्ट कर देता है, और फिर यहाँ से निकलता है गामा फोटन, एक ये और फिर एक और गामा फोटन यहाँ से इमिट करता है। 2 गामा फोटन्स यहाँ पर इमिट करते हैं, और इस दोनों गामा फोटन का जो एनर्जी होता है वह एनर्जी आपको आ जाता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका भी होगा और इसका भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और ये जो फेनोमेनन है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब काफी नजदीक आते हैं और वह एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहां से गामा फोटॉन्स का पेयर निकलता है, इसे इनिलेशन फेनोमेनन कहा जाता है। और इस कंडीशन में जो फोटॉन निकलते हैं उसका एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है दोनों का। एक और फेनोमेनन देखिए जहां पर कि आपको कंजर्वेशन चार्ज नजर आएगा, वो है बच्चों पेयर प्रोडक्शन। बच्चों ये जो पेयर प्रोडक्शन की फेनोमेनन है, जब एक गामा फोटन जिसका एनर्जी 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है, तो एनर्जी मैं बात कर रहा हूँ कि एनर्जी जो होता है उसकी एनर्जी 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होता है अगर एक गामा फोटन का। तो वह जो गामा फोटन है बच्चों, ये गामा फोटन है, इसकी एनर्जी अगर 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक हो गया, तो ये गामा फोटन जो है अगर किसी न्यूक्लियस के बहुत ही नजदीक से पास करता है, तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह उस मटेरियल को इनिलेट कर देता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन इमिट करता है। और ये जो फेनोमेनन है इसे पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब होता है एंटी इलेक्ट्रॉन, उसकी पेयर आपको मिलता है। तो ये जो गामा है ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक कर जाता है और इस फेनोमेनन को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब इस सभी फेनोमेना आप देख सकते हो, अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया है, अगर आप ये एनिलेशन घटना की जिक्र करते हो, इसमें अगर आप देखते हो तो ये जो रहा आपका इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करता है और आपको मिलता है गामा प्लस गामा फोटन। तो यहाँ पर हो गया -1 यूनिट, यहाँ हो गया +1 यूनिट, ये टोटल हो गया 0 यूनिट। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ तो 0 + 0, ये तो 0 ही है क्योंकि गामा को चार्ज होता ही नहीं है, गामा फोटन को चार्ज नहीं होता है। अब इस फेनोमेना में आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये गामा फोटन है, इसकी जो चार्ज है वो 0 है, और फिर अगर आप प्रोडक्ट की देखें तो यहाँ पर -1 यूनिट और ये +1 यूनिट, तो फिर ये चार्ज भी 0 हो गया। तो इन सभी एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा बिल्कुल बराबर रहता है, और यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप जरूर याद रखोगे। इसके अलावा बच्चों जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए 2 कंडक्टर के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, इसको 12 कूलम का चार्ज है, और इसके कांटेक्ट में हम दूसरे कंडक्टर को लाते हैं जिसको कि चार्ज नहीं है। ये मान लीजिए इनिशियली चार्ज लेस है मान लें, और इसमें चार्ज इसमें फ्लो करता है बच्चों, और फाइनली अगर मान लें कि इस पर 8 कूलम चार्ज है, तो जाहिर है कि दूसरा आया इस पर 4 कूलम चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो है ये 12 कूलम है, तो बाद में भी टोटल चार्ज 12 कूलम ही रहेगा, 8 + 4 12 कूलम ही रहेगा। तो इन सभी बातों को हमेशा याद रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा उसे हम सभी बिल्कुल बराबर बना करके रखेंगे।
अब अगली जानकारी में मैं आपसे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के जिक्र करने जा रहा हूं, उसे भी आप देखें कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों अब मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। ये रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे भी आप समझें व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों मैंने आपको बतलाया है कि चार्ज का जो क्वांटम होता है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वह चार्ज का क्वांटम के बराबर होता है। और फिर एटॉमिक थ्योरी यह बताता है कि जब भी चार्ज नेट चार्ज डेवलप करता है तो उसका जो बेसिक कॉज है वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों आप सोचो कि क्या आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी भी होगा? नहीं होगा। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन को होगा? नहीं होगा। क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन को हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब भी ट्रांसफर होगा बच्चों तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वह कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू में आएगा। तो जाहिर है कि इस प्रकार जो नेट चार्ज आएगा किसी भी सिस्टम पर या किसी भी पार्टिकल पर, जो नेट चार्ज आता है वह नेट चार्ज की क्वांटम ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, जो नेट चार्ज होता है वह चार्ज के क्वांटम का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और यही प्रिंसिपल है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो यहाँ में आप कह सकते हो कि वेयर इक्वल 1.602 into 10 power -19 कूलम, और इसे बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। यही है क्वांटम ऑफ चार्ज। और ये जो n है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 सोन, यानी ये कंप्लीट इंटीग्रल नंबर है। ये इंटीग्रल नंबर है बच्चों, इंटीग्रल नंबर। यानी बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सिस्टम को जो नेट चार्ज मिलता है वह चार्ज के क्वांटम का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बच्चों, यहाँ से आप किसी भी चार्ज को जो फ्री चार्ज का मिनिमम वैल्यू आएगा वह क्या होगा? तो जाहिर है कि n का सबसे छोटा वैल्यू 1 होगा, तो चाहे प्लस में हो या माइनस में एक बराबर होगा। यानी मिनिमम चार्ज जो किसी पार्टिकल को मिल सकता है या किसी सिस्टम को, वह चाहे प्लस में हो या माइनस में, 1.602 into 10 power -19 कूलम के बराबर होगा। बच्चों ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है इसे एक्सपेरिमेंटली मिलिकन साहब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव करके दिखलाए थे। तो चार्ज की क्वांटाइजेशन का प्रूफ किस साइंटिस्ट ने किया था? तो मिलिकन साहब ने किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा चार्ज की क्वांटाइजेशन को उन्होंने प्रूव करके दिखलाया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब आइए बच्चों, ये जो क्वांटाइजेशन है इसे हम कहाँ लागू करें और कहाँ लागू नहीं करेंगे? तो यदि चार्ज के क्वांटम को आप देखोगे तो चार्ज का जो क्वांटम है बच्चों बहुत ही छोटा होता है, काफी स्मॉल है। ये देखिए 10 पावर -19 कूलम के ऑर्डर में है। तो चार्ज का क्वांटम काफी छोटा होता है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जैसे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, इन सभी में क्वांटाइजेशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चले जाएं, जैसे कि चार्ज 10 पावर -19 के ऑर्डर में है, 10 पावर -18 के ऑर्डर में है, तो उस कंडीशन में मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का पालन हुआ है या नहीं हुआ। तो आइए बच्चों, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आपको क्या पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल रखता हूँ आपके सामने, कैन ए चार्ज ऑफ 3.2 into 10 power -20 कूलम
exist on a particle. बच्चों यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ, कैन ए चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम एग्जिस्ट ऑन ए पार्टिकल। क्या यह चार्ज एक पार्टिकल पर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, आप क्या क्या करोगे, ये देखिए आप चेक क्या करते हो। आपको चेक ये करना है कि जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है ये बता रहा है कि Q इक्वल हो जाता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में, N × E होता है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख लेते हो, यहाँ पर चूंकि चार्ज आप देखें चार्ज ये पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पर लिखते हो 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव में है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आपको यूज करना है, तो हो जाएगा N और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है। अब आप यहाँ से N को कैलकुलेट करो बच्चों, तो N इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻20 और इसे आप इसे डिवाइड करते हो, 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻20 प्लस 19, तो आपको ये आ रहा है 0.2 आपको आ रहा है। तो बच्चों क्या 0.2 इंटीग्रल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो 2/10 हो गया, 2/10 है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये इंटीग्रल नंबर नहीं है। तो आप सीधा जवाब दोगे कि एज n is not integral number, so this charge is not possible, so this charge is not possible। तो बच्चों ये चार्ज पॉसिबल नहीं है या चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी n होगा तो वह इंटीग्रल नंबर होगा। और फिर अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए, जैसे एक सवाल ये पूछ दिया आपसे कि द चार्ज ऑफ इस बार अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपको सिर्फ चेक करना है, और वो भी जल्दी से करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। तो आप सीधा आ जाओ कि एज n इक्वल Q डिवाइड E, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहाँ पर आप देखें ये आपका 4.8 10⁻⁻19 और क्वांटम का वैल्यू आप देख रहे हो, ये आपका आता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये 3 आ रहा है, और 3 जो है बच्चों ये इंटीग्रल नंबर है, तो n इक्वल आपको 3 आ रहा है और ये इंटीग्रल नंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा यस दिस चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन ए पार्टिकल, यानी यह चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। और मैंने यहाँ पर चेक इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज को दिया गया है। अगर मैक्रोस्कोपिक रहता है जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 0.5 कूलम, मुझे चेक करने की कोई जरूरत होती नहीं। तो बच्चों जब भी चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपको दिया जाएगा तो आपको वहां पर चेक करना होगा कि वह चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। बच्चों अब मैं आपसे क्वार्क थ्योरी को डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों ऐसा है कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में 2 साइंटिस्ट गेलमैन और फिर विग, इन्होंने यह बतलाया है कि ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, ये एलिमेंट्री तो है ही और इसके भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जिन पार्टिकल्स के द्वारा बना हुआ होता है उन्हें क्वार्क कहा जाता है। विग ने क्वार्क का नाम एशियन रखा था और गेलमैन ने इसका नाम रख दिया क्वार्क। क्वार्क जो कि हेड्रन भी उसी से बनता है। तो बच्चों ये क्वार्क क्या है? तो क्वार्क जो है वह स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, यानी इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एग्जिस्टेंस नहीं है, मात्र यह थ्योरेटिकल
इसकी प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक क्वार्क का नहीं हो पाया है, इसलिए क्वार्क को हम सभी एलिमेंट्री पार्टिकल में काउंट नहीं कर पाते हैं। और बच्चों क्वार्क जो होता है वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है अप क्वार्क, इसे U से सिंबल किया जाता है। और ये जो अप क्वार्क है इस पर जो चार्ज होता है बच्चों, ये 2/3 टाइम्स ऑफ क्वांटम चार्ज, यानी क्वांटम ऑफ चार्ज से स्मॉलेस्ट चार्ज यहाँ है। तो रूल के अनुसार से क्वांटम को भंग हो जाना चाहिए, लेकिन यह इसलिए भंग नहीं होता है, क्वांटम इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है क्योंकि ये जो क्वार्क है यह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, केवल थ्योरेटिकल एविडेंस है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं आया, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं हो पाया। फिर दूसरा जो टाइप है वो है डाउन क्वार्क का है। डाउन क्वार्क, बच्चे डाउन क्वार्क को D से दिखलाया जाता है, इस पर क्या होता है -1/3e इस पर चार्ज आता है। इसके बाद है चार्म, इसे C से डिनोट किया जाता है, इस पर जो चार्ज है वो 2/3e के बराबर है। चार्ज के बाद है स्ट्रेंज, इसे S लेटर से डिनोट किया जाता है और इस पर जो चार्ज है -1/3e, इसे चार्ज स्ट्रेंज को। इसके बाद है टॉप, जिसे कि T से डिनोट किया जाता है, इस पर 2/3e चार्ज होता है। और फिर होता है बॉटम, इसे B लेटर से दिखाते हैं और इस पर चार्ज होता है -1/3e, बॉटम पर चार्ज होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 6 क्वार्क्स है, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, इन सभी का एंटी भी होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ एंटी अप, तो एंटी अप जो हो जाएगा, अगर मैं लिखूंगा एंटी अप, तो एंटी अप को जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -2/3e, इसको चार्ज होता है। अगर मैं लिखूंगा एंटी डाउन, एंटी डाउन अगर मैं लिखता हूं तो इसका चार्ज होगा +1/3e, यानी उसका उल्टा होगा। और एंटी अप के लिए U बार, एंटी डाउन के लिए D बार का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से बच्चों एंटी चार्ज, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप और एंटी बॉटम भी होता है। बस चार्ज का जो नेचर है वो उल्टा हो जाता है, इसलिए उस पर हम लोग बार लगाते हैं। तो ये रहा क्वार्क। और अब इस क्वार्क थ्योरी के आधार पर आप समझिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था प्रोटॉन, अगर बच्चों अगर ये प्रोटॉन है, ये तो प्रोटॉन होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना हुआ होता है। अगर ये 2 अप क्वार्क और ये डाउन क्वार्क मिल जाए तो ये प्रोटॉन का निर्माण कर लेता है। ये रहा प्रोटॉन। अब आप देख सकते हैं प्रोटॉन P को आप देख सकते हैं किस तरह बनाया था, अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जिसको कि चार्ज 2/3e है, तो अभी आप चेक कर सकते हैं, ये रहा 2/3e प्लस 2/3e और यह -1/3e। और अब आप चेक कर लें तो आपका जो 4 - 1 तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा E के बराबर हो जाएगा, +E चार्ज हो गया। तो बच्चों प्रोटॉन को +E चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ये एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है, यानी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये 3 मिल जाए तो ये बना देता है, न्यूट्रॉन का निर्माण यहाँ से हो जाता है। अगर आप देखें न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन में आप लिखते हैं अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क। अप क्वार्क दैट मीन 2/3e, डाउन क्वार्क -1/3e और ये -1/3e, और आप देखें तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0 हो जाता है। डिफरेंट क्वार्क के मास अलग अलग होते हैं, है ना। तो सबसे कम मास जो होता है वो डाउन क्वार्क का मास होता है और सबसे ज्यादा जो मास होता है वो टॉप का होता है। टॉप का मास सबसे ज्यादा आता है, सबसे कम मास होता है अप क्वार्क का। तो बच्चों ये रहा क्वार्क थ्योरी। और क्वार्क थ्योरी के लिए आप देखेंगे कि क्वार्क थ्योरी के आधार पर आपको ये बताना है कि हाउ ए प्रोटॉन इज क्रिएटेड, हाउ ए न्यूट्रॉन इज क्रिएटेड, यानी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिल जाता है तो प्रोटॉन का निर्माण कर लेता है। यदि एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर मिल गया तो वह न्यूट्रॉन का निर्माण कर लेता है। तो बच्चों ये रहा आज का कॉन्सेप्ट
अगले दिन मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक और अगले भाग में मैं आपसे डिस्कस जो करूंगा वह हो जाएगा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और फिर प्रोसेस टू चार्जिंग, जिसमें कि बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, और फिर जो न्यूमेरिकल्स होंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।